क्लास के बाद अब हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी और ये जो टॉपिक है ये अभी आज तो चलेगा ही, अगले वीक में भी एक आध दिन ले लेगा। तो इस दरमियान आप हल्का सा स्टैट्स का रिवीजन ले लें। तो व्हेन वी आर प्रोसीड टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको स्टैट्स के थोड़े ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, तो बेहतर हो कि उसका थोड़ा सा रिवीजन आप ले लेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू यू एंड फॉर द होल क्लास। और बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, रिग्रेशन तक की बातचीत है। तो थोड़ा ही सा आपको देखना है, मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी का हल्का सा कुछ देख लेना है कि कौन कौन से तरीके की। बाकी आपके रिसर्च से रिलेटेड है तो बहुत सारी बात आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास होगी। ठीक, तो बाकी जो ये थोड़े से अभी भी आपके साथ ही आ रहे हैं बहुत सारी, ओके, तो इनको आपको थोड़ा सा देख लेना है तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, और इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं आपके साथ जो आगे होनी है। तो अब हम लोग जल्दी से आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, और टुडेज टॉपिक इज द मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स। कि क्या है ये स्केलिंग का मतलब क्या हो गया। व्हाट इज द स्केल? स्केल्स प्रोवाइड्स यू द मेजरमेंट। यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट विच इज जीरो, और अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो कुछ दूर जाने के बाद बोलोगे इतना सेंटीमीटर हो गया। इंचेस में कर रहे हो तो कुछ दूर जाने के बाद बोलोगे इतने इंच तक की दूरी तय हो गई। मीन्स two nodes are there. One is the node which is a starting point. Second node is the node where you are the ultimate reach point, and the area between the two nodes is the area which you are measuring. Clear है? तो मेजरमेंट होने के लिए कुछ स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे स्केल है, ये एक स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है। हमको पता है कि इस स्केल में ये सेंटीमीटर है, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिलीमीटर और टुवर्ड्स द इंच और टुवर्ड्स द फुट। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर है और स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, सो मेनी टाइम टेस्टेड एंड यूज्ड। सेम विद द वेट, सेम विद द हाइट। तो ये सारे आपको अच्छे से पता है। तो सम स्केल्स, स्केल इज द रेंज ऑफ मेजरमेंट। तो ही तो कोई चीज मेजर होगी जब आपके पास कोई स्केल होगा। बात समझ आती जा रही है आपको? तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके पास ऐसे टर्म्स या डेटा है विच हैव द क्लियरली न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उनमें तो आप स्केलिंग कर सकते हो। किन्हीं चीज़ों में अगर आपने ऐसा डेटा कलेक्ट किया है कि जो लेंथ से कनेक्ट है, वेट से कनेक्ट है, हाइट से कनेक्ट है, देन इट इज़ वेरी इजी टू मेजर इट। उसके लिए आपके पास कई सारे स्केल्स हैं, उनकी कोई टेक्निक है। लेकिन कोई डेटा अगर आपके पास ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि विच इज हैव क्वालिटेटिव अप्रोच, और which is abstract, or which is the going to be the part of attributes, then how you are going to measure it? वहां पर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन आपको बनाने पड़ेंगे। इसके लिए भी लोगों ने पहले से जो काम किया है उसको आप यूज कर सकते हो। Certain academicians and the statisticians provides the measurement scale regarding the qualitative data, उनका भी आप यूज कर सकते हैं, उनको भी हम लोग जाने समझेंगे। तो केवल स्केलिंग का मतलब बेटा ये नहीं है कि केवल क्वालिटेटिव में इस्तेमाल होगा, बिकॉज स्टैट्स इज द नंबर गेम। बिल्कुल इसी बात है, कलेक्शन ऑफ सम न्यूमरिक वैल्यूज यूजिंग सच न्यूमरिक वैल्यूज विद द एस्टैब्लिश्ड टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रूल्स प्रिंसिपल्स, उनके हिसाब से आप उस पर काम करोगे। देन यू हैव टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो ये तो सिंपल न्यूमरिक वैल्यूज में भी हो सकता है। तो स्केलिंग का मतलब केवल आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि इट इज जस्ट कनेक्टेड विद द क्वालिटेटिव डेटा। वो केवल क्वालिटेटिव डेटा का हिस्सा है ऐसा नहीं, न्यूमरिक डेटा का भी वो हिस्सा बनता है स्केलिंग। तो स्केलिंग मतलब बहुत अच्छे से समझ लो, स्केलिंग मतलब मेजरमेंट। बिल्कुल सीधा सीधा किसी भी चीज को नापना है आपको। अब क्वालिटेटिव में कैसे नपेगी दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन न्यूमरिक में भी नप सकती है। तो हम स्केल कैसे कैसे बनाते हैं, किस किस तरीके के स्केल्स बन सकते हैं हमारे उसमें, एंड हाउ स्केल्स आर यूजफुल, हाउ एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सच स्केल्स। स्केल्स का यूज क्या है? स्केल्स गिव यू द प्रॉपर्टी और एन आइडिया टू डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा।
क्योंकि स्केल स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं और आपका डेटा उनके जितने पास आ रहा है, जितने नजदीक आ रहा है, देन यू कैन से इट इज टू मच एक्यूरेट। एक 10 20 50 लोगों के बीच की बात है, उसमें से एक स्केलिंग आपको करनी है कि 5.5 फुट के ऊपर कितने लोग हैं, 6 फुट के कितने ऊपर लोग हैं, तो आप नापोगे ना उनको, दैट इज द स्केलिंग, और बोलोगे ये 10 में से 4 अलग हैं। मीन्स स्केलिंग प्रोवाइड्स यू द एक्यूरेसी रिगार्डिंग। तो आपने जो ये 40% निकाल दिया, दैट इज द 4/10। किसकी हेल्प से निकाल दिया? स्केलिंग। दूसरी हेल्प क्या है? स्टैट्स, क्योंकि डेटा को आपने कलेक्ट किया है, एक न्यूमरिक ऑर्डर दिया है कि ये 10 लोग हैं, इनमें से इन 4 पर ये स्केलिंग हुई। तो क्योंकि वो लंबाई में थी, तो आपने इजी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो इसमें आपने आसानी से कर ली। नाउ अब जल्दी से हम लोग आगे देख लेते हैं कि स्केलिंग किस किस तरीके से हो सकती है। स्केलिंग से रिलेटेड कुछ कुछ बात समझ आई आपको कि स्केलिंग का मतलब क्या है, ये होगी कहाँ, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द फर्दर एनालिसिस ऑफ द डेटा। ये 1 या 10 लोगों की बात नहीं है। जब आप सेंसस पे काम कर रहे हो, किसी बड़ी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और वहां पर आपको स्केलिंग करनी है, सैम्पलिंग भी करनी है। तो सैम्पलिंग के बीच में भी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के बाद भी सैंपल छाटे जा सकते हैं कई तरीके के कामों में। तो स्केलिंग प्रोवाइड्स यू अ परफेक्ट एक्यूरेट रेंज ऑफ एनी डेटा। जिस तरीके की रेंज आपको बनानी है वो स्केलिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स? किन किन तरीकों के मेजरमेंट स्केल चलते हैं? तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। 4 तरीके के स्केल हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड द रेशियो स्केल। ये सारे के सारे किस में यूज होंगे? अगेंस्ट द न्यूमरल्स। ठीक, जो भी नंबर आपने ढूंढे हैं उन सब जगहों पर इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नॉमिनल स्केल का मतलब क्या हो गया? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल। सबसे छोटे लेवल की स्केलिंग है ये। इसमें आप क्या करते हो कि यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स और पर्सन्स। जैसा आपका डेटा है उसमें वो यूनिट खोजते हो आप, कोई ग्रुप बनाते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अ सैंपल ऑफ एनी पर्सन स्टडीड, किन्हीं लोगों का कुछ ग्रुप है, उसमें से आप उस ग्रुप को फर्दर क्लासिफाई करो कि एज के बेस पे हम ले लेते हैं, इस एज के इतने, इस एज से इस एज तक इतने, इस एज से इस एज तक इतने। तो दैट इज द स्केलिंग। आपने स्केलिंग की ना, उनकी छांटा, अलग अलग किया, ऑन एनी बेस, on any base. That may be the in terms of age, that may be the in terms of their locality, that may be the in terms of their income, that may be the in terms of their expenditure, whatever. और इसकी आप एक रेंज बनाएंगे। ऐसे अगर आप ग्रुप बना रहे हो या कुछ पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन यू आर स्केलिंग। स्केलिंग यही तो कहती है मेजर करो। ये जो हमारा डेटा है मुझे पता है कि ये सारे लोग हैं, अच्छा भाई ठीक है, ये इस एरिया में रहते हैं, ये भी ठीक। अब आप उनको फर्दर बांटने वाले हो तो कोई मेजरमेंट लगाओगे कि इस हिसाब से बांट रहे हैं, दैट इज द स्केलिंग। तो नॉमिनल बोलता है कि सिंपल, नॉमिनल है एकदम शुरुआत, कि इसमें आप सिंपल तरीके से बांट दो। जब आप सिंपल तरीके से बांटोगे तो इस पे कौन कौन से स्टैटिक्स के रूल्स अप्लाई हो पाएंगे, काम हो पाएंगे, दैट इज द काउंटिंग। और जब काउंटिंग हो पाएगी तो यू कैन काउंट द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी आप काट सकते हो, देख सकते हो, परसेंटेज देख सकते हो, प्रपोर्शन देख सकते हो, मोड देख सकते हो। ये सारी बात समझ आती जा रही है आपको? यस सर। एक जो मैंने 10 लोगों का जी एग्जांपल जी। लिया, उसकी उसकी मैं अगर बात करूं 10 लोगों की, तो 10 में से अगर 4 आपने छांटे थे टुवर्ड्स द हाइट, तो इन 4 का परसेंटेज आप जान सकते हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज 4 पीपल्स अगेंस्ट 10 40? व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये भी आप जान सकते हो। प्रोपोर्शन जान सकते हो, फ्रीक्वेंसी जान सकते हो कि इन 10 में इस हाइट के कितने ज्यादा लोग बार बार आ जा रहे हैं। 10 10 के ग्रुप बना के आप देखो, किसी बार 4 आ गए तो किसी बार 5 आ गए, इस हाइट के तो किसी बार 3 आ गए। तो यू कैन गेज द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, यू कैन काउंट इट। ये सारे काम कर सकते हो आप, लेकिन कर क्या नहीं पाओगे आप? दैट इज द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने किस पे बांटा है?
एक नॉमिनल स्केल पे बांटा है, नॉट ऑन द लेजिटिमेट स्केल। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक 10 के ग्रुप में 4 आ गए, तो अगर ऐसे 10 ग्रुप है तो ये 40 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि इसमें डिवीजन, मल्टीप्लीकेशंस, फर्दर इस तरीके की चीजें नहीं लग सकती, बिकॉज बिकॉज योर स्केल इज नॉट लेजिटिमेट। ये कहाँ लग सकता है? व्हेन योर स्केल इज टोटली स्टैंडर्डाइज्ड एंड लेजिटिमेट। जैसे अब अगर हम इसको कोई हमारे पास गेहूं की बोरियां हैं, उसमें हम भार में अलग अलग कर ले कि ये 10-10 किलो वाली इधर रखी हैं और उसमें भी ऐसे निकाल दी, तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन आपका लग जाएगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है। पर अगर आपने स्केलिंग में बांटा हुआ है तो आप ये लगा ही लगा पाओगे, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। That is why the multiplication, addition, subtraction, division, that cannot be possible because the numerals are not of the same identity. वो अलग अलग हो सकते हैं, legitimate नहीं है। Clear? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। That is why the drawback of this nominal scale is that is the least powerful scale. ये कुछ जो बातें अलग से आ रही इनको आप लिखते चलिए, इसलिए इसको सबसे लीस्ट पावरफुल माना जाता है। यूज है इसका जहां पर हमें कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनालिसिस नहीं करनी, एक केवल फिनोमिना टेस्ट करना है या एक पैटर्न को एनालिसिस करना है इन द सिंपल टर्म्स, तो वहां पर हम नॉमिनल स्केल लगा के, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, एक आप पायलट स्टडी कर सकते हैं, एक आप अपना आइडिया टूवर्ड्स रिसर्च डेवलप कर सकते हो, या एक सिंपल रिसर्च कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल स्केल्स। बट फॉर इंटेंसिविटी ऑफ द रिसर्च ये स्केल उतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन आपके कोर्स का हिस्सा है तो आपको पढ़ना है। ठीक, जो सर्वे के एरियाज हैं या जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हैं, इनको लिखते जाइएगा आप। जहाँ सर्वेज हैं, जहाँ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हैं, EX-POSTO रिसर्च, यानी सर्वे आप कर रहे हो तो एक लार्ज पॉपुलेशन होगी, उन पे अगर आपको कोई रीजन डेवलप करना है तो उनकी इंटेंसिव रिसर्च इज सच अ हाई लेवल ऑफ, you can say you have to deploy the high level of resources regarding in the terms of money or time। तो आप नॉमिनल स्केल लगा करके एक कॉमन आइडिया डेवलप कर सकते हो इन सच सर्वेज एंड इन द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। व्हाट इज दिस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? एक्स पोस्ट फैक्टो वो रिसर्च होती है कि जो आपका काम हो गया, हो चुका है, अब उस पर आप रिसर्च कर रहे हो कि ये क्यों कारण हुआ। तो यहाँ तो आपको कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं इंटेंसिविटी से। आप बोलो कि ये जो प्राइमरी स्कूल है इसमें जो एडमिशन वर्सेस इस साल जो है इनके रिजल्ट का, इनका जो एडमिशन है वो सेकेंडरी के जो प्राइवेट स्कूल है इनके मुकाबले कम है, तो एक डेटा आप कलेक्ट करो, उनको दोनों को मेजर कर दो, नॉमिनल स्केल में काम चल सकता है। क्योंकि ये घटना घट गई, घट चुकी है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, वहां पर भी ये नॉमिनल स्केल आपका काम कर देगा और जर्नली यूज किया जाता है। ठीक, तो इन दीज ऑल दीज केसेस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड योर पॉपुलेशन इनटू द ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स। इसमें बांटनी है आप, ग्रुप और सब ग्रुप में आप बांटिए। उसके बाद नॉमिनल डेटा के हिसाब से नॉमिनल स्केल आप अप्लाई कर दीजिए और आपका काम चलेगा। दिस इज द स्केलिंग और द मेजरमेंट ऑफ योर डेटा विच इज डिस्कस्ड अंडर द नॉमिनल स्केल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या बोलता है आपको? जैसा इसका नाम है, ये क्या बोलता है कि पुट द नंबर्स इनटू एनी ऑर्डर। वो ऑर्डर चाहता है, ऑर्डर मीन्स द रैंक। आप कैसे किसी ऑर्डर को डिसाइड करोगे? हाउ ऑर्डर इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि भाई ये बात तो माननी है, क्यों माननी है भाई, कि ये जो है वो डीएम साहब ने कही है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई एक और आ गया, अरे रे रे ये एडीएम साहब का आदेश है, तो आप नहीं नहीं एडीएम का नहीं मानूंगा, डीएम का मानूंगा। क्यों मानोगे? बिकॉज ही इज सुपीरियर इनटू द ऑर्डर। वो जो आपकी हायरार्की ऑफ फॉलोएंस ऑफ द ऑर्डर है उसमें वो ऊपर है, इसलिए उसकी बात माननी है आपको। एडीएम के पहले इफ यू आर द वर्किंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडीएम से पहले डीएम की माननी है, उसके बाद एसडीएम की माननी है, a type of hierarchy। And what is this hierarchy? Means the adjustment of any post against any order। Is it okay? तो same with your data, arrange your data into any order। उसको आप एक को ऑर्डर के रूप में देना पड़ेगा, एक रैंक, कि ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा,
या ये बड़ा फिर ये छोटा फिर ये छोटा फिर ये छोटा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा, फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट एंड हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ऑर्डर वर्क को आप दिमाग में घुसा लीजिए कि ऑर्डर का मतलब आदेश, और आदेश का मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली चीज। कभी भी कोई स्टाफ किसी अधिकारी को ऑर्डर दे सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो नीचे है। सेम ऐसे ही डेटा का अरेंजमेंट आपका होना है। तो अगर वो अरेंज्ड है देन इट इज ऑर्डर, ऑर्डिनल डेटा। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑर्डिनल का मतलब क्या हो गया। ठीक, इस एग्जाम्पल को दिमाग में इसके साथ जोड़ लीजिएगा, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर आप ऐसा काम कर पा रहे हो, ठीक। हाँ, पीछे वाले में एक बात हमारी आपसे भूल गई कि वहां मैंने आपको परसेंटेज बताया, नॉमिनल पे ले जा रहे हैं 1 मिनट के लिए आपको, 1 मिनट के लिए आपको। तो नॉमिनल में हमारी आपकी परसेंटेज की बात हो गई, प्रोपोर्शन की बात हो गई, और फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, और ये मैंने बोला एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं लग सकता, लेकिन बोला था मोड लग सकता है। ठीक है ना? तो मोड कैसे लग सकता है? क्योंकि मोड भी तो एक सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर है। हाउ इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन द नॉमिनल डेटा? हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग द मोड? मोड का सिंपल टर्म्स में मतलब क्या आता है? एक सर दूसरी बात हाँ बोलिए बोलिए शिवम बोलिए। मोड जो सर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वो सर मोड हो जाता है। ठीक, करेक्ट। तो जो जितनी ज्यादा बार रिपीट हो जाता है वो मोड हो जाता है। तो आपको नॉमिनल डेटा में जो चीज जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही मीन्स द कंटेनिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोड। क्लियर? और मोड का बिजनेस में कहां पर इस्तेमाल है? बिजनेस वाले भी मोड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में कहां पे इसका इस्तेमाल है कि अगर आपने डेटा अरेंज किया हुआ है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, तो जिसका सेल सबसे हाई है उसका मोड ज्यादा है। मोड निकाल लो आप, आपको पता चल जाएगा अगेंस्ट द सेल विच प्रोडक्ट इज ऑन द हायर सेल। तो सेल्स के टर्म्स में मोड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और अच्छा इस्तेमाल होता है when you are comparing the sales of different products in the totality और एग्रीगेशन ऑफ योर सेल। अगर आपके पास जो सेल अमाउंट आ रहा है उसमें सबका हिस्सा है अपना अलग अलग हर प्रोडक्ट का, तो जिसका आपको केवल रेवेन्यू देखना है, किसका रेवेन्यू ज्यादा या किसकी यूनिट ज्यादा, तो वही मोड ज्यादा है। तो सेल को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कराता है among a company, between so many companies, among so many products। क्योंकि किसी भी कंपनी के n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। रिगार्डिंग द टाइम, टाइम से भी फिर आप इसको फर्दर जोड़ सकते हो। तो ये तो बात हो गई मोड तक की। अब बात आते हैं फिर वापस अपने ऑर्डिनल पर। इफ यू अरेंज योर डेटा इन द ऑर्डर, तो अब इसमें क्या क्या काम हो सकता है जल्दी से मुझे बताइए। क्या पीछे वाले सारे काम इसमें हो सकते हैं जो हम लोग देख रहे थे? फ्रीक्वेंसी और क्या था, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, मोड। हाँ, ये सारे हो सकते हैं क्योंकि आपने उसमें अरेंज कर लिया अपने डेटा को, और इसके बाद अगर आप ग्रुप बना करके उसमें से फ्रीक्वेंसी देखना चाहो मिलेगी, उस ग्रुप में आप उसका प्रोपोर्शन देखना चाहो मिलेगा, सब मिलेगा। फर्दर क्या क्या मिलने लग जाएगा आपको, बिकॉज इट इज अरेंज इन द सिक्वेंशनल ऑर्डर। तो आप मीडियन ढूंढ सकते हो। व्हाट इज द मीडियन? लोकेशन वाइज जो जो आपके कैलकुलेशन इन द स्टैट्स हैं वो आप ढूंढ सकते हो, और जो आपके रिसर्च के लिए काम के हो सकते हैं। आपको मीडियन मिल सकती है, आपको परसेंटाइल्स मिल सकते हैं, आपको रैंक को रिलेशन मिल सकता है, और कोएफिशिएंट्स मिल सकते हैं। ठीक, और वो सारी वैल्यूज मिल सकती हैं जो कि नॉमिनल स्केल देता है, बिकॉज इट इज द एक्सीडिंग ऑफ द नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल ने तो केवल एक कैलकुलेशन आपको दे दी, अब इसने अरेंज भी करा दिया है प्रॉपरली, तो नॉर्मल वाली सारी चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ ही अरेंजमेंट के कारण जो चीजें मिल सकती हैं वो सब भी मिल जाएंगी। और अरेंजमेंट के कारण आप जानते हो क्या क्या मिल सकता है, क्वार्टाइल मिल सकता है, और मीडियन मिल सकती है, परसेंटाइल मिल सकता है, रैंक का कोरिलेशन मिल सकता है, रैंक के कोरिलेशन के कोफिशिएंट्स मिल सकते हैं, ये सब मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो ये आपके लिए बेनिफिट्स हो जाएंगे इन द टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल्स प्रोवाइड्स यू द मोर एफिशिएंट एनालिटिकल एनालिसिस ग्राउंड ऑफ द डेटा। डेटा का एनालिसिस करने के लिए और अच्छी ग्राउंड आपको देता है। सो इट इज द हायर स्केल देन द नॉमिनल। ये नॉमिनल से हायर है और काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनल स्केल।
2 बातें हो गई आपके साथ, ठीक। अब तीसरा, इंटरवल स्केल। देखिए इंटरवल स्केल क्या है भाई? दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट विच इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। स्टेप बाय स्टेप है बेटा, अच्छे से अगर समझ आ जाएगा तो कभी आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। पहला नाम मात्र का, यही तो है ना हिंदी में, नॉमिनल मीन्स द नाम मात्र का है, ठीक। दूसरा ऑर्डर के हिसाब से। तीसरा क्या हो गया? इंटरवल के हिसाब से। तो इंटरवल के हिसाब से क्या हो गया आपके लिए? वो नॉमिनल और ऑर्डिनल की कैरेक्टर्स को पजेस करते हुए आगे बढ़ता है, और इनको जब वो पजेस करता है तो क्या करता है वो कि एक इंटरवल क्रिएट करता है। और जब इंटरवल क्रिएट करेगा वो दो के बीच में, तो इंटरवल के बीच में एक आर्बिट्री जीरो आ जाएगा। देखा है आपने जो आपके इंटरवल्स बनते हैं 5 से 10 तक, फिर आगे 10 से 15 तक, तो 10 तो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो अब 10 कहाँ जाएगा? तो इस तरीके के जो स्केलिंग आपके इंटरवल्स बनते हैं, तो एक आर्बिट्री उसमें जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप जीरो नहीं डालेंगे तो आपके स्केल, इंटरवल के स्केल बेटा बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर तो 1 से 9 तक हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे, बात समझ आ रही है आपको? अभी तक आपने देखो इंटरवल नहीं बनाए, जो भी आपके डेटा है उनको अरेंज कर दिया है केवल। जब आप इंटरवल बनाओगे देन इट इज गोइंग टू बी द यूज ऑफ जीरो। अब जब जीरो आएगा तब फिर डिकेट आएगा, फिर हंड्रेड्स आएंगे, फिर थाउजेंड्स तक के सारी चीजें आती चली जाएंगी। तो इस जीरो को आर्बिट्री आपको डालना पड़ेगा, जबकि जीरो पे कोई वैल्यू कलेक्ट नहीं होती। इज देयर एनी डेटा विच इज कलेक्टेड एज जीरो? नहीं होता, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। आप बोलोगे कि हमने ये इतने लोगों पे काम किया है, इसमें मेरे पास 10 लोग हैं, इसमें 1 वाले इतने हैं, 2 वाले इतने, 4 वाले इतने, 0 वाले इतने। क्या जीरो यार? अगर कोई वैल्यू है तो जीरो होना तो मुश्किल है, तो यू हैव टू आर्बिट्री पुट द जीरो। और जब जीरो आ जाएगा बीच में तो फिर आगे आपकी यू कैन प्रोड्यूस द इंटरवल स्केल। तो एक आपको आर्बिट्री जीरो डालना पड़ेगा, मीन्स द पॉइंट, वहां से आपकी काम आगे शुरू हो जाएगा। तो जब ये इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिकल आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो आपने इसमें आपके सारे वो ऑपरेशंस भी शामिल हो जाएंगे कि जो अभी तक आप ऑर्डिनल और नॉमिनल में नहीं कर पा रहे थे। मीन्स द एडिशन, द सब्सट्रैक्शन एंड द कंपुटेशन ऑफ मीन्स। मीन भी ढूंढना शुरू कर सकते हैं आप, ठीक। ये सारे काम आपके शुरू हो जाएंगे इसमें। तो ऑर्डिनल और जो नॉमिनल टाइप का आपकी स्केलिंग है, इससे फर्दर आप आगे बढ़ जाएंगे व्हेन यू गोइंग टू यूज द इंटरवल स्केल। देन जैसे ही आपको मीन मिलना शुरू हो जाता है, तो अब आपके लिए क्या काम बहुत तेजी से आगे स्टैट्स में बढ़ता है। डिस्कस करना पड़ जा रहा है बेटा, क्योंकि स्केलिंग की बात है, इसलिए हल्की स्टैट्स तो बीच में आ ही रही है। तो जैसे ही आपको मीन मिलना शुरू हो जाता है, मीन्स यू आर इस्टेब्लिशिंग अ कॉमन वैल्यू ऑफ अ टोटल ग्रुप। यही तो काम करता है मीन, कि वो एक बोल देता है कि इस पूरी ग्रुप का ये एक एवरेज वैल्यू है। तो जैसे ही एवरेज वैल्यू बोली गई, तो एक वर्ड ये आता है कि ये वैल्यू सबके साथ नहीं है। लॉ की भाषा में चीजों को अगर आपने समझना शुरू कर दिया, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। उसने जैसे ही कोई आपसे बोलता है कि ये सारे लोगों की ये एक कॉमन वैल्यू है, इसका मतलब वो साइड में क्या बोल रहा है कि सारे लोग एक समान नहीं है, तभी तो कोई कॉम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं आप। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सब सहमत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से लोग असहमत हैं, बहुत से लोग सहमत हैं, हाँ इस पर काफी सारे लोग सहमत हैं। तो एवरेज भी कुछ ऐसा ही साउंड करता है। अर्थमेटिक मीन या मीन, पॉपुलेशन का मीन, वो ये बोलता है कि वट एवर द ग्रुप इज दैट इज कॉमन, में ये पॉइंट आ रहा है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है। तो जो टोटल यूनिट्स विच आर स्कैटर्ड बिटवीन दिस टोटल ग्रुप, इसमें ये वैल्यू एक कॉमन वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग इस वैल्यू के पास हैं, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो इसके आसपास नहीं है। ये आपको फौरन समझ जाना चाहिए जहां पर भी एवरेज की बात आ जाए। एवरेज का मतलब सब पे नहीं है ये। तो जब सब पे नहीं है, अब इससे बात और आगे बढ़ती है हमारी आपकी, कि जब अगर सब पे नहीं है तो इसका मतलब मीन से कई सारे लोग दूर हैं।
हाँ दूर है, वरना तो हम यही बोल देते कि यही सबकी है। सीधी तो बात ये है कि ये जो पूरा ग्रुप है ये सारा का सारा बहुत अच्छा है। अब मैं बोलूं अगर इसको तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रुप में सब अच्छे हैं, ये मैं बोल दूं तो बात ही खत्म हो गई। अब मैं बोलूं कि नहीं ये ग्रुप एवरेज में अच्छा है, तो इसका मतलब वो जगह है जहां मैं ये ढूंढ सकता हूँ कि कौन बहुत अच्छे हैं और कौन अच्छे से थोड़े कम है, तो मिल के एक अच्छा बन गया। क्लियर हो रही ना ये बात? तो जैसे ही ये आपसे बोला जाता है कि दिट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी ग्रुप, देन आपका काम कहाँ आगे बढ़ जाता है कि व्हाट इज द डिविएशन। अब ये जो डिविएशन है ये क्या है, डिस्पर्शन, ये कहाँ फैला हुआ है। अब आपने एक कॉमन वैल्यू तो बता दी, तो कुछ लोग दूर हैं, तो हर एक की अब आप मीन के साथ में इक्वालिटी निकालिए कि कौन कितना दूर है। तो कोई माइनस में थोड़ा दूर है तो कोई प्लस में थोड़ा दूर है, तो दोनों ने मिलकर एवरेज क्रिएट कर दिया। जैसे किसी भी ग्रुप की में एक अगर 5 का एवरेज आ रहा है, तो कोई वैल्यू अगर 4 पे है तो कोई वैल्यू अगर 6 पे है, तो वो दोनों मिलके तो 5 बना ही रहे हैं। बात समझ आती जा रही है ना? ऐसे अगर कुछ बहुत सारे 4 पे हैं और कुछ बहुत सारे 6 पे हैं, तो उन बहुत सारों ने मिलके एक 5 को एवरेज वैल्यू बना दिया। जबकि सच्चाई यही है कि इसमें कई सारे 5 के आसपास नहीं है, चाहे वो निगेटिविटी में हो चाहे वो पॉजिटिविटी में हो। सेम विद द डिफरेंस ऑफ 2, सेम विद द डिफरेंस ऑफ 3। either side of difference, what the impact of the either side of difference from the mean, they create the mean value। वो mean value को establish कर देते हैं। तो हमारा आपका ये प्रयास जानने का होना चाहिए कि ये जो ग्रुप हमारा बना हुआ है इसमें जो मीन वैल्यू आ रही है ये कितनी ऑथेंटिक है भाई, इसमें कितने लोग कितनी दूर दूर हैं। और जब हम इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो यूनिट वाइज यूनिट जब हम करना शुरू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिविएशन। कौन कितनी दूर फैला हुआ है, कौन कहाँ तक है। और ये काम हम तब कर पाएंगे जब हम इंटरवल स्केल पर चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, तो हम मीन ढूंढ पाएंगे। और मीन जैसे ही हम ढूंढ पाएंगे तो हमारा काम स्टैंडर्ड डिविएशन हमको मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा कि ये जो यूनिट वाइज यूनिट दूरी है आपकी, यार आज ही की क्लास में स्टैट डिस्कस हो रही है, सॉरी क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा आ गया ये, वरना मैं तो आगे के लिए छोड़ने वाला था इसको, पर अब इसके बगैर ये स्केलिंग क्लियर ही नहीं हो पाएगी। तो अगर ये जो मीन से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है यूनिट वाइज यूनिट, तो इनको हम ढूंढते हैं, फिर एक फार्मूला लगाते हैं कि वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई द एन, और ऐसे कई सारे फार्मूले हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि सारे डिविएशन का अगर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली जाए तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जबकि हर यूनिट की डिविएशन अलग अलग है। बात समझ आती जा रही है? व्हाट इज द डिविएशन? इज द डिफरेंस फ्रॉम मीन ऑफ अ यूनिट। जो भी आपका मीन है उससे जो आपकी ग्रुप का यूनिट है उसके बीच की दूरी डिविएशन है इन द टर्म्स ऑफ सच यूनिट विद द मीन। ये तो इंडिविजुअल डिविएशन हो गया। अब इन्हीं सारे डिविएशन के ऊपर हम एक फार्मूला अप्लाई कर दे तो बोले इस ग्रुप का एक कॉमन डिविएशन ये है। क्लियर? तो ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी आप इस पे काम कर पाओगे। और जैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल गया तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस क्या है कि पूरा जो डिविएशन है वो इन टोटल कितना हो सकता है। तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन, तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ये चीजें मिल गई कि व्हाट इज द डिस्पर्शन एंड व्हाट इज द डिविएशन, तो आगे आप क्या ढूंढ सकते हो, आगे की कुछ फार्मूला जैसे अभी मैं कराने नहीं जा रहा हूँ, केवल हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आपको कोरिलेशन आप बड़ी आसानी से इस पे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोरिलेशन में भी तो यही सारी चीजें इस्तेमाल होनी है, द डिविएशंस एंड ऑल दैट बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर दो वेरिएबल्स है मेरे पास, उनका मेरे पास मीन है, उनका मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, मुझे कोरिलेशन पता चल जाएगा कि उन दोनों वेरिएबल्स में इफ देयर इज एनी कोरिलेशन और नॉट। तो इंटरवल स्केल में हम लोग अभी केवल स्केल पे बात कर रहे हैं कि हाउ दे आर यूजफुल टू मेजर द डेटा, मेजरमेंट कितना अच्छा करा पा रहा है वो। तो सबसे पहला नॉमिनल था, उसके बाद हमारा ऑर्डिनल था, इसके बाद हमारा कौन सा आ गया, इंटरवल स्केल आ गया। तो इंटरवल स्केल में हमने देखा कि वो हमको काफ़ी सारी चीज़ें स्टैट से रिलेटेड टेस्ट में मदद करता है, और दूसरे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंसेस टेस्ट भी इसके ऊपर
अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ही मिल गया, मीन ही मिल गई, तो फर्दर हम एफ टेस्ट और टी टेस्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिसको आप हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग भी पढ़ेंगे कि क्या टी टेस्ट है, क्या एफ टेस्ट है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमको मीन मिल गया तो वेरिएशन भी मिल जाएगा, और जब वेरिएशन भी मिल जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मिल जाएगा। मतलब काफ़ी सारे काम इंटरवल स्केल आपने बना लिया तो आपने समझिए स्टैट से रिलेटेड जितने काम है वो काफ़ी हद तक आप सारे उस पर कर पाओ। क्लियर? अब अगला स्केल है आपका, दैट इज रेशियो स्केल। 4 स्केल की बात की थी हमने, रेशियो स्केल। अब रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि बेटा इसको हम हाईएस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने इंटरवल स्केल को सुना होगा आपको लगा होगा यार ये तो सारा काम इसने कर दिया, अब बचता क्या है? सारी चीजें तो हो गई, अब सारा टेस्ट भी कर ले रहे हैं, हम सब कुछ कर ले रहे हैं, पर एक बात आप दिमाग में बिल्कुल डाल के रखिए जो मैंने डिस्कस भी किया आपसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एवरेजेस मीन्स यू आर नॉट 100% श्योर। भाई एवरेज, और एवरेज से आपने डिविएशन, और फिर वो डिविएशन का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी पे तो आप आगे काम करते चले जा रहे हो। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी तो आउटकम ऑफ द एवरेज ही है। एवरेज से कुछ वैल्यू आउटकम हो रही है, और एवरेज अपने आप में ऐसा श्योर है नहीं, और डिविएशन में भी फिर आपने उसको कॉमनलाइज किया और एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, तो वो भी एक तरीके का एवरेज ही है डिविएशन का। वो फार्मूला जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसको समझ लेंगे। तो बिल्कुल श्योर नहीं है वो। तभी आप देखते होंगे कि कोई भी टेस्ट अप्लाई होता है और कुछ भी अप्लाई होता है तो उसके साथ लिखा होता है कि 95%, 90%, 92%, दैट इज द एरर एक्सेप्टेबिलिटी। वो आप छोड़ते हो उसमें जगह कि इतनी एरर रह सकती है, रहनी, मतलब इसको हम हटा नहीं सकते। ये स्टैट्स की कंपल्शन है कि रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम 100% तो लेके चले ही नहीं है सियोरिटी को। एवरेज इज नॉट 100%, and the distance from the average is also not create the 100% value result। क्लियर है ना ये बात? तो जब हमारी बेस ही बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है, दैट इज द एवरेज, देन द आउटकम फ्रॉम द एवरेजेस, हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा पूरा सही है। हम बोलेंगे 95% तक सही है, 90% तक सही है, ठीक ना? तो सारे टेस्ट भी कर ले जाएंगे हम, लेकिन ये चीज हमेशा साथ में चलेगी कि इसकी श्योरिटी का लेवल कहाँ तक हो सकता है। अगर यहां तक है तो हम मानेंगे कि ये सब पे है। अगर 100 में 95 पे लग रहा है तो यार फिर सही है, 5 की तो गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी ना। इस तरीके से स्टैट्स में काम होता है। पर रेशियो स्केल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, और इसमें वो सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती हैं जो नॉमिनल की हैं, ऑर्डिनल की हैं और इंटरवल की हैं। ठीक, और ऑब्सोल्यूट 0 पॉइंट को ले लेता है वो, सब कुछ ले लेता है, आर्बिट्री 0 नहीं लेता, ऑब्सोल्यूट 0 ले लेता है। और इसके क्या होता है, 2 नंबर की, जो कोई अगर कोई 2 नंबर के बीच में इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कितनी है, इसका मेजरमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इट कैन मेजर द टर्म्स इन द इक्वेटेड वैल्यूज। जैसे 2 चीजों का आप अगर रेशियो आपका किसी का निकल के आता है 5:10, तो अब अगर रेशियो के हिसाब से आप स्केलिंग कर रहे हो तो 5:10 भी अप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये 10:20 भी इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो 20:40 भी अप्लाई हो जाएगा। यानी 1:2 के रेशियो में वो पूरी फिगर पर आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर अप्लाइंग द रेशियो स्केल। ठीक, द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स पर आपका रेशियो स्केल काम करेगा। तो रेशियो स्केल आपके कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे? इन द मेजरमेंट ऑफ द वेट, इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट, इन द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ, इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। और जितनी भी तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है वो रेशियो स्केलिंग में फर्दर अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये रियल टर्म्स में बात कर रहा है आपसे। इसने कुछ भी आर्बिट्री नहीं डाला है, इसने रेशियो निकाला है और उसके बाद काम किया है। तो आप देखोगे कि इस पे फर्दर और कौन से काम हो सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से, दैट आर द ज्योमेट्रिक मीन्स एंड द हार्मोनिक मीन्स। ये भी काम सब बड़े अच्छे से हो जाएंगे। ठीक, बाकी तो सब होंगे। तो दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ स्केलिंग। तो जल्दी से इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट तो उसको आप पूछ सकते हो,
just take a time of 1 or 2 minutes for the revision of the things discussed in today's class. 1-2 मिनट आप ले लीजिए, जल्दी से देख लीजिए क्या क्या डिस्कस हुआ है, जो भी आपने नोट किया उसमें कुछ छूट रहा है, कुछ में हल्की सी नॉन क्लैरिटी है, तो उसको आप रेज कर लीजिए. 1-2 मिनट आपके लिए फॉर द शॉर्ट रिवीजन ऑफ टुडेज डिस्कशन. ओके, मैं अपना स्पीकर बंद कर ले रहा हूँ जिससे आप डिस्टर्ब ना हो फॉर जस्ट 1. सर रेशियो में किस किस में मेजर होगा? Any query regarding the discussions of today's class? अगर रिस्पॉन्स सर कर दीजिए रेशियो तो में आगे रेशियो में सर रेशियो में जैसे आपने बताया कि हाइट, डिस्टेंस और कौन कौन सी सर चीजें थी जिसमें मेजर हो सकता है? रेशियो से निकलेगा सारी यूनिट्स है, जैसे हाइट, डिस्टेंस, विड्थ, इन सब पे काम करेंगे. डिफाइन वैल्यूज नंबर्स अप्लाई होगा. ठीक, कोई भी आर्बिट्री नंबर्स नहीं होना चाहिए, अंदाजे का काम नहीं होना चाहिए. इस तरह से सेट से डेटा जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन हो, देन यू कैन अप्लाई द रेशियो स्केल्स. और ओके कई सर. जगह पे ये काम करता है. ठीक, कई जगह पे काम करता है. जैसे आप कई जगह पर आप देखते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, तो उन्होंने एक रेशियो निकाला हुआ कि इतने परसेंट अगर अब ये महंगाई बढ़ती है तो इतने परसेंट जो है लोगों के उस पर असर पड़ता है. तो इस तरीके की जो एक रेशियो बना के रखा हुआ है, उसी हिसाब से आगे वो काम करते चले जाते हैं. तो दैट इज द रेशियो स्केलिंग. ठीक, उनके यूजेस हैं फर्दर, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं आपकी क्लास का और काम बढ़ जाएगा. तो अब हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से, क्योंकि बाकी और तो क्वेरी कुछ मुझे दिख नहीं रही है. तो फर्दर जो स्केलिंग टेक्निक्स हैं उनको कम से कम हम लोग आज लिख तो सकते ही हैं, आगे डिस्कस हो जाएंगी वो, और आपके लिए एक एवेन्यू खुल जाएगा कि आप उसको घर से देख के आएंगे तो और बेहतर डिस्कस हो जाएंगे. तो प्लीज नोट डाउन द इम्पोर्टेंट स्केलिंग टेक्निक्स. इन चार के अलावा, चार तो ये बेस हैं,
इन्हीं पे आगे काम होना। दीज आर द बेसिस ऑफ द स्केलिंग। क्लियर? दीज आर द बेसिस। या तो नॉमिनल होगा, या तो ऑर्डिनल होगा, या तो इंटरवल स्केल होगा, और या रेशियो स्केल होगा। ठीक, ये बेस है। इसके अलावा इससे को कैसे कैसे मॉडिफाई करके स्केलिंग टेक्निक्स बनाई गई हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक, तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्केलिंग टेक्निक्स। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे इन फर्दर क्लासेस। सबसे पहली, गटमैन स्केल, GUTTMAN, गटमैन स्केल। इसको एक और नाम से जाना जाता है क्यूमुलेटिव स्केल्स। क्यूमुलेटिव स्केल्स। ठीक, सबसे पहली। सेकेंड स्केलिंग टेक्निक इज द थर्स्टोन। थर्स्टोन, ये नाम है यार लोगों को, इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। थर्स्टोन, THURSTONE, थर्स्टोन्स इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल, ये इसका पूरा नाम है। थर्स्टोन्स, थर्स्टोन किसी का नाम है। इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल, इसको डिफरेंशियल स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, सीमांटिक, सीमांटिक डिफरेंशियल स्केल, SEMANTIC, सीमांटिक डिफरेंशियल स्केल। नेक्स्ट, सम्मेटिव, सम्मेटिव स्केल्स, SUMMATIVE, सम्मेटिव स्केल्स, और इसको लाइकर्ट स्केल भी बोलते हैं, LIKERT, लाइकर्ट स्केल। अगला, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। नेक्स्ट, फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट, क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस। तो ये कुछ स्किल्स आ गए आपके नए नए तरीके के, ये कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल है और स्थापित है, तो इनकी चर्चा हम लोगों को फर्दर करनी है। दोबारा दोहरा दे रहा हूं मैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ एनीबडी हैज escaped और ड्यू टू एनी इशू इज नॉट एबल टू राइट, तो दोबारा दोहरा देता हूं मैं इनको फटाफट से। गटमैन स्केल, which is also known as the cumulative scale. Second one is the Thurston equal appearing interval scale, which is also known as the differential scale. Third, semantic differential scale. Fourth, summative scale, which is also known as the Likert scale. नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल स्केल्स, देन फैक्टर एनालिसिस, देन क्लस्टर एनालिसिस। तो ये कुछ स्केल्स हैं, और इनमें से कोई भी मैं आज अब डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जितना आज डिस्कशन हो गया दैट इज मच सफिशिएंट फॉर यू। तो इनको घर जाके जो भी डिस्कस हुआ है इसको आप देखिए और उसको अच्छे से आप मजबूत करिए। फिर कोई क्वेरी रहे तो वो आप पूछ सकते हैं, और फर्दर ये जो टॉपिक आपको दे दिए गए हैं इनको आप देखिए, और फिर हमारी नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है तो फिर
इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करके मोस्ट प्रोबेबली इन द 1 क्लास और हार्डली 1.5 क्लास इसको खत्म करना है, फिर हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा की ओर आगे बढ़ेंगे. ओके, देन इफ यू हैव टू से एनीथिंग, if you want to share anything, now this is your time. Yes, anything you have to say? कोई भी स्टडी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, इफ यू हैव एनीथिंग टू से, नॉट इट इज ओपन एंडेड एरिया, ठीक खोल के आप अपनी बात इस समय कर सकते हैं विदाउट बाइंडिंग. इफ यू हैव एनीथिंग टू से, ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है भाई कि पूरा खुला मौका आपको टीचर दे देगी, जो चाहो सो बोल लो. कुछ कहना है भाई? चलिए, आप अच्छे मौके का भी फायदा नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा है. ओके, देन इट इज टाइम टू लीव द क्लास. एनी क्वेरी? नो सर. नो. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस मीटिंग. बहुत अच्छी मीटिंग आपके साथ रही. हैव ए नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, beta, all of you.